पोएम है, इस पोएम का नाम है ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। ऑगरी का मतलब होता है साइन। ऑगरीज का मतलब क्या होता है? साइन। यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं, वो मैं आपको समझाने के बाद आगे लेके जाऊंगा। काइंडली इसको जरा गौर से समझिएगा, आपको फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। ऑगरीज का मतलब लिख लें प्रिडिक्शन, किसी चीज की प्रिडिक्ट करना, किसी चीज को बताना, साइन देना, इशारे देना। ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस, इनोसेंस आपको कहां कहां पे उसकी प्रिडिक्शन जो है वो विलियम ब्लेक ने बताई है, वो इस पोएम के अंदर वो आपको बताता है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि इस पोएम के अंदर एक राइमिंग स्कीम इस्तेमाल हुई है, उसको जरा नोट करें। राइमिंग स्कीम को नोट करें। इसमें टोटल स्टैंजा जो टोटल क्वार्टरन्स हैं, टोटल क्वार्टरन इसके अंदर लिख लें, वो हैं 33। कितने? 30। अच्छा, 33 क्वार्टरन्स के साथ वो क्या करता है कि इन क्वार्टरन्स की राइमिंग स्कीम बड़ी कमाल की बनाता है। आपने नोट करना है मेरे साथ। पहली की वो करता है ए बी, ए बी। अभी हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलेगा, हम बनाएंगे इसकी राइमिंग स्कीम, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में बाज़ बात लिखनी पड़ती हैं चीजें। अच्छा जी, राइमिंग स्कीम वो इसकी बनाता है ए बी, ए बी। ठीक है, ये सिर्फ पहले क्वार्टरन की यानी पहले स्टैंजा की। उसके बाद जितने भी स्टैंजाज आएंगे ये आप लिख लें। पहले स्टैंजा की उसने ये बनाई है, यानी चार लाइन का क्वार्टरन होता है ना, लिख लें 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको क्वार्टरन कहते हैं। उसके बाद जितने भी क्वार्टरन्स हैं, मतलब 32 जो क्वार्टरन्स हैं, उन क्वार्टरन्स के अंदर राइमिंग स्कीम लिखें ए ए बी बी। हम फाइंड भी करेंगे, हमें पता चल जाएगा। बहरहाल मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये नोट कर लें, पहला पॉइंट नोट करें। और इसने इस पोएम को लिखा है आइएम्बिक टेट्रामीटर। किसमें लिखा है? आइएम्बिक टेट्रामीटर। शेक्सपियर की जितनी भी पोएट्री है, शेक्सपियर ने अपनी पोएट्री लिखी है आइएम्बिक पेंटामीटर। आईएम जो है वो बीट होती है, वो कॉम्बिनेशन होता है बीट का। बीट की एक कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं आपके सामने एक ताली बजाता हूं, ऐसे ऐसे मैं बजाता जा रहा हूं तो उससे एक रिदम बनेगा। या मैं कोई और चीज अगर आपको यहाँ पे बता सकूं, मेरे पास ये चीज है, मैं यहाँ पे बजा के दिखाता हूँ। पहले मैं ऐसे थोड़ा सा डम करता हूं, फिर डी डम, डी डम। अगर मैं क्या करता हूं, डी डी डम, ये एक बीट है। ठीक है, मैं ढोल बजा रहा हूं, डिडम 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 डिडम। शेक्सपियर इसमें पोएट्री करता था कि उसकी जो वॉइस ऐसे ऊपर नीचे जाती थी, बीट। इसको कहते हैं आईएम। आईएम का मतलब क्या होता है कि बीट जो है साउंड की, डी एक दफा अनस्ट्रेस होगी, फिर स्ट्रेस पे चली जाएगी एक दफा। हाँ, ये यू को समझ, अनस्ट्रेस, यू आएगा और फिर उसके बाद ऐसे स्ट्रेस ऊपर जाएगा। डिडम 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 डिडम। पेंटा का मतलब होता है 5। आइएम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 बीट्स जो हैं, अगर उनका रिदम चल रहा हो तो उसे पेंटामीटर कहते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4। अगर 4 बीट्स का अगर रिदम चल रहा हो, 4 बीट्स ऑफ अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का अगर रिदम चल रहा हो तो उसको हम कहते हैं टेट्रामीटर। टेट्रा का मतलब लिखें 4, पेंटा का मतलब लिखें 5। यहां तक समझ आई? अगर मैं किसी चीज को ऐसे कहूं, इधर इधर देखें, देख लें, डी ये है अनस्ट्रेस, डी वाला बड़ा डी जहां लिखूंगा उसमें स्ट्रेस आएगा, और दूसरा डम, डी डम। फिर ये एक हो गया, ये एक बीट होगी, इसको हम कहेंगे अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का एक मिलाप ये बना। फिर डी, फिर डम, फिर डी, फिर डम। अब देखिए ये मैं टेट्रा बना रहा हूं, टेट्रा मीटर कैसे, कितना, 1 मीटर ये बन गया, 1 मीटर ये बन गया, एक ये बन गया, टेट्रा 4 मीटर बन गई। एक ये डी डम। विलियम ब्लेक इसमें पोएट्री करता है।
डिडम 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 यानी डी डम, डी डम, डी डम। अब ये मैंने एक समझाने के लिए आपको ये मिसाल दी है, ये देखें, इसको जरा देखें, ये दो, ये एक बीट बना, इन दोनों को मिला के 1 मीटर बना, 1। यस सर। और ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, 4 बन गए। तो हम कह सकते हैं that floats on high over vales and hills। अनस्ट्रेस का मतलब होता है जिसके ऊपर जोर नहीं देते। स्ट्रेस का मतलब जहां पे आप थोड़ा सा जोर देते हैं, बोलते स्ट्रेस देते हैं उसके ऊपर। that floats on highs over vales and hills when all at once I saw a crowd, a host of colts in daffodils beside the lake beneath the trees। अब देखिए, ये है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल, वहां से लिया गया। तो उसमें देखें, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस 3, और ये 4। किस तरह से क्रिएट किया गया। फिर इसके बाद ये 1, फिर 2, दूसरा मीटर। मीटर कैसे बनता है? बीट से। किसके बीट से? 2 बीट से, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के। तो उसने एक तो टेट्रामीटर यूज किया है। किसने? विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक ने क्या यूज किया? एक टेट्रामीटर यूज किया। यहां तक अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछे। तो यहाँ तक किसके? ये समझ आ गया टेट्रामीटर? यस सर। अच्छा, अब आए जरा आगे। आगे उसने एनाफोरा यूज किया इस पोएम के अंदर। आप डेफिनेटली, आपने एनाफोरा को नहीं पढ़ा तो आप परेशान हो जाएंगी, सारा एनाफोरा क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ एनाफोरा क्या होता है। जब कोई लाइन सेम वर्ड से अलोनली या एवरी टाइम इस तरह सेम वर्ड से, एक ही वर्ड से इस्तेमाल यूज हो रही है, मतलब यहाँ पे भी ये यूज किया है ये लाइन में, फिर अगली लाइन में उसने ये यूज किया है, यहाँ पे भी एवरी यूज किया है, नीचे फिर एवरी यूज कर दिया है। जब कोई वर्ड 2-3 लाइन में यानी दूसरी लाइन में भी ऐसे इस्तेमाल हो, बार बार इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसे एनाफोरा कहते हैं। मेरे साथ रिपीट करें। जब कोई वर्ड लाइनों में बार बार इस्तेमाल हो रहा हो, लिख लें, when one word is repeating in different lines it is known as anaphora। उसको एनाफोरा कहते हैं। यानी repetition of words in different lines is known as anaphora। तो आपने खुद देखना है कि विलियम ब्लेक ने कहां कहां एनाफोरा यूज किया है, कहां कहां उसने राइमिंग स्कीम कौन सी यूज की है। ए बी बी सारे स्टैंजा में, सिर्फ एक स्टैंजा में, पहले स्टैंजा में वो ए बी करता है, बाकी सारे स्टैंजा में क्वार्टरन्स के अंदर वो ए बी यूज करता है। और उसके साथ उसने टेट्रामीटर यूज किया है, जिसमें 4 बीट्स यानी जिसमें 4 मीटर्स हैं और अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है। इसको कहते हैं आइएम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रा का मतलब 4। अंडरस्टैंड? यस सर। उसके बाद आ गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक साउंड का बार बार किसी वर्ड के अंदर, किसी लाइन के अंदर एक ही साउंड अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। नोट कर लें। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि अगर एक साउंड बार बार एक ही लाइन के अंदर बार बार आ रही है, जैसे फ्लोट एंड नोट एंड वेल्स एंड नेल्स, यही साउंड बार बार आ रही है तो मैं कह सकता हूं ये एलिट्रेशन। अगर एक साउंड बार बार शाइन, सन, सी शेल, सी शोर, इस तरह की जो साउंड है, शेल, शेप, शॉर्ट, इस तरह की कोई साउंड अगर बार बार आ रही है, एक ही साउंड रिपीट हो रही है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन कोई बंदा बताएगा? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बेजान चीज को अगर हम
उसको ह्यूमन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक डाल देते हैं, तो वो क्या होगा, वो क्या बन जाएगी, वो पर्सोनिफाइड हो जाएगी चीज। अगर आपने जॉन कीट्स को पढ़ा हो तो वो बाहर के मौसम को क्या कर देता है, पर्सोनिफाइड कर, कहता है बाहर का मौसम ऐसे ही है कि जैसे कोई फीमेल दशीजा, बड़ी खूबसूरत दशीजा जो है वो क्या कर रही है, वो बैठी है और वो क्या प्रेस कर रही है, वो ग्रेन्स जो है उनको प्रेस कर रही है, ग्रेन साफ, दाने साफ कर रही है, यानी बहार ऐसे आई है जैसे वो ग्रेन साफ कर रही, वो बहार के मौसम को और खजा के मौसम को बड़ा पर्सोनिफाई कर देता है। तो बहुत सारे पोएट्स जो होते हैं वो बहुत सारी जो बेजान चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट होती हैं, उनको ह्यूमन वैल्यूज दे देते हैं। मतलब बेजान चीजों को क्या करना, उनको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे देना, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। विंड इज विंड, हम कह सकते हैं कि हीज विंड इज ही इज रनिंग लाइक विंड। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रनिंग लाइक विंड। अब विंड जो है वो रन तो नहीं करती, दौड़ती तो नहीं है, उसका एक अपना, लेकिन हम उसको क्या दे देते हैं, बाज़ औक़ात वैल्यूज, उसको ह्यूमन वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद मेटाफर्स क्या होता है, मेटाफर और सिमली में थोड़ा सा फर्क होता है, यानी ये पर्सोनिफिकेशन यूज करता है, हम फाइंड करेंगे कहाँ कहाँ पर्सोनिफिकेशन उसने यूज की है। दूसरा है मेटाफर्स। व्हाट इज मेटाफर्स? मेटाफर और सिमली में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। कोई आप में से बता सकेगा मेटाफर और सिमली में क्या फर्क है? मेटाफर होता है कि किसी चीज को हूबहू ही वो बना देना जो आप चाहते हैं। सर जैसे कहते हैं कि मेरा बेटा चांद है, ये मेटाफर होगा। और अगर हम कहें कि मेरा बेटा चांद के जैसा है, तो वो सिमली वो होगी। सिमली यानी इसमें ये सिमली से आगे जो एक स्टेप है उसे हम कहते हैं मेटाफर। मैं कहता हूं कि अली इज लाइक अ मून, फिर मैं कहता हूं कि अली इज लाइक अ मून, मून इज कमिंग। अली की तरफ देख के मैं कह देता हूं मून इज कमिंग, या अली इज मून। तो ये मेटाफर हो जाएगा। जब हम उसको हूबहू ही वो नाम दे देते हैं, सारा कुछ उसे बना देते हैं, तो वो मेटाफर कहलाता है। आर्टिस्ट जेलसी जो है उसने मेटाफर इस्तेमाल किया है। देखें, आर्टिस्ट जेलसी उस वक्त विलियम ब्लेक के वक्त ना, लोग एक दूसरे को, विलियम ब्लेक को लोग लाइक नहीं करते थे, वो कहते ये पागल है, एक दूसरे के वर्क की तरफ देख के लोग क्रिटिसाइज करते रहते थे। वो कहता है आर्टिस्ट जेलसी। आर्टिस्ट जेलसी उसने क्या कहा है, जो किसी भी आपने देखा होगा कि अगर हनी बी को लें तो हनी बी जो है वो उसका उसका हनी बहुत स्वीट होता है, मीठा होता है, लेकिन उसके अंदर एक वो काटती भी है। तो कहता है वो जो काटना है ना, बिल्कुल इंसान भी जो है आर्टिस्ट की जेलसी ऐसी है जैसे वो हनी बी की तरह है, यानी उसका बी तो बड़ा, उसका जो हनी है वो बड़ा खूबसूरत है लेकिन मीठा है, लेकिन वो काटती है। तो इंसान भी कहता है ऐसे ही है, उसने उसको मेटाफर बना के यूज किया। उसके बाद लैम्स एंड बुच्चर। अब यहाँ पे कहता है कि गरीब बंदे से कोई गुनाह हो जाए ना, तो हर बंदा कहता ओ उसने ये किया, उसने वो किया। अब ये भी एक मेटाफर उसने इस्तेमाल, कहता है कि लैम थोड़ा सा भी कोई नुकसान करे ना, तो सारे लोग शोर करते हैं लैम ने ये किया, लैम ने ये किया, यानी गरीब बंदा या जो कमजोर बंदा है। बुच्चर जो है वो, बुच्चर अगर उसको काट भी रहा होता है उसी लैम को, तो हम उसे क्रिटिसाइज नहीं करते। फिर उसने एक और मेटाफर इस्तेमाल किया है, वो मेटाफर बड़ा जबरदस्त है। कहता है जो गरीब, जो प्रिंस होते हैं, वो उसने बहुत महंगे ड्रेस पहने हुए हैं और बड़े बड़े उसने बटन लगाए हुए हैं। तो कहता है गरीब बंदा एक अमीर आदमी के साथ ऐसे ही है जैसे कि जहर की खुम्बियां। जहर की खुम्बियां कैसे? मशरूम्स ऑफ पॉइजन। कैसे? अगर आप लोग बहुत अमीर हैं और आपके साथ वाला बंदा जो है वो बहुत गरीब है, आप लोग उनका इस्तेहसाल कर रहे हो, उनको उठने नहीं देते ऊपर, तो आप ऐसे ही हैं जैसे वो गरीब के मुंह से बददुआ निकलेगी। जैसे वो कहता है कि आपके लिए ऐसे है जैसे जहर की खुम्बियां अमीर बंदे के लिए। जितने भी बंदे गरीब हैं अगर आप देखें तो चंद लोगों के पास दौलत जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई है। क्यों हो गई है? वो लोगों को ज़कात नहीं देते, लोगों को चैरिटी नहीं देते। तो आप तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, तो विलियम ब्लेक कहता है कि आपके साथ लोग मर रहे हैं तो वो आपके लिए जहर हैं भाई। वो जो बददुआएं आपको दे रहे हैं वो उसकी वजह से आप ऐसे ही समझे कि आपके जिस्म के ऊपर, आपके कोट के ऊपर, महंगे कोट के ऊपर जहर की खुम्बियां लगी हुई।
वो कैसा मेटाफर इस्तेमाल करता है, ओनोमेटोपिक साउंड इस्तेमाल करता है, रोरिंग की साउंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी एनिमल, किसी चीज की एग्जैक्ट वॉइस जो होती है, बुनबुनाहट किसी चीज की, किसी का रेंगना, किसी के रेंगने की आवाज, किसी के रोर करने की आवाज, किसी के बिल्ली के म्याऊं म्याऊं की जो आवाज है, वो उसका ओनोमेटोपिया है। किसी ऑब्जेक्ट, किसी एनिमल की जो एग्जैक्ट उसकी साउंड है, उसे ओनोमेटोपिया कहते हैं, ओनोमेटोपिक साउंड कहते हैं। ये हमारी हियरिंग सेंस को ओनोमेटोपिक साउंड अपील करती है। मेरे ख्याल में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, कुछ रह गई हैं वो मैं अभी बताता हूँ। इतनी समझ आ गई जो मैं चीजें बता रहा हूँ? इसके बाद हम जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो मजा आएगा। यस सर, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा जी, अब चीजें नोट करें। एक और चीज नोट करें, इसके अंदर कुछ साउंड इस्तेमाल, इमेजेस इस्तेमाल हुई हैं, वो भी नोट कर लें। इस पोएट्री के अंदर कुछ इमेजेस इस्तेमाल हुई हैं। पोएट्री में ना देखें, इंसान का ब्रेन, दो चीजों को मैं अक्सर बताता रहता हूं अपने लेक्चर में, इंसान का ब्रेन इन चीजों को अपील करता है। VAK, वी से मुराद विजुअल पिक्चर, ए से मुराद आवाज, साउंड, ऑडियो, और के से मुराद फीलिंग, कैनेस्थेटिक। अब देखिए, जो फीलिंग के साथ अटैच हो जाती है ना चीज, वो नहीं हमें भूलती। आप लोग याद करें, कोई चीज फीलिंग के साथ अटैच होगी ना, वो आपको भूलेगी नहीं। कोई पिक्चर बन गई, वो भूलेगी नहीं। कोई ऑडियो की शक्ल में बड़ी डीप अंदर किसी की आवाज आ गई, बैठ गई, वो नहीं भूलती। मतलब हमारा ब्रेन तेजी से कैच करता है, या तो विजुअल, या ऑडिटरी, या कैनेस्थेटिक। तो विलियम ब्लेक भी आपको यही बताना चाह रहा है अपनी पोएम के अंदर। इमेजेस के जरिए इसलिए इस्तेमाल करता है वो इमेजेस, लैम की इमेज, ठीक है, रोरिंग की इमेज, लाइन की इमेज, हॉर्स की इमेज, इस तरह की चीजों की इमेज वो इसलिए इस्तेमाल करता है आप लोगों के लिए, ताकि आपके माइंड के अंदर बैठ जाएं, क्योंकि इंसान का माइंड इन चीजों को ही पकड़ता है। अब मैं आपको कहता हूं, काले हाथी को नहीं सोचना। अब बताएं, काले हाथी की इमेज आपके ब्रेन में बन गई? डोंट थिंक एलिफेंट। मैं आपको कहता हूं, डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट की पिक्चर आपके माइंड में बन गई, बनी या नहीं, मुझे बताएं। यस सर, बन गई। डोंट थिंक अबाउट लाइन। लाइन की इमेज इधर बन गई। डोंट डोंट प्ले आउटसाइड। बच्चों को कहीं, बच्चे को जैसे ही आप कहेंगे डोंट प्ले आउटसाइड, वो बाहर हॉकी और बैट और बॉल और बच्चों का खेलना और ग्राउंड, सारी इमेज आपने दे दी। हमारा ब्रेन इन चीजों को पकड़ता है, इसलिए पोएट भी यूज करते हैं किन चीजों को, इमेजेस को। उसने कौन सी इमेजेस, उसने दुनिया की इमेज यूज की। मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसने यहाँ पे चिरोबियम की, ये फरिश्तों की एक चेरेबियम्स, एक उसने वर्ड यूज किया, चिरोबियम। और उसके बाद ईगल की उसने इमेज यूज की है, और नेट की यूज की है, न्यूट की है। ये एक होता है किस्म का लेजर टाइप होता है न्यूट। स्नेक की है। अब देखिए, ये सारे इमेजरी से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह की वो चीजें आपके सामने यूज करता है ताकि आपको भूले ना। यहां तक क्लियर है? थीम्स, कुछ थीम्स नोट कर लें, इसके अंदर कुछ थीम भी। अच्छा, इस पोएम के अंदर कुछ थीम्स हैं जो वो बताना चाह रहा है आपको। पहला तो थीम इसके अंदर है मिस्टिसिज्म का। मिस्टिसिज्म आपने देखे, सूफिया कराम जो होते हैं, इस तरह की मिस्टिसिज्म, मोरालिटी। आपको मोरालिटी देना चाहता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को उसने बताया है। लिख लें, मेरे इसमें मसला है, मैं लिख रहा हूं तब भी, लेकिन जैसा भी लिख रहा हूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसने, ठीक है। और उसने डिस्कस किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को इसके अंदर। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तीन बड़े उसके प्रिंसिपल थे जिसके ऊपर वो काम कर रहा था। एक था, क्या था? ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, EQUALITY, इक्वालिटी। और तीसरा क्या था?
फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और इस तरह का था, यूनिटी, 3 थे। कल मैंने आपको लिखवाए भी थे शायद। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और यूनिटी टाइप, इस तरह की 3 चीजें थी। अच्छा, ये 3 चीजों के ऊपर वो लिबर्टी, तो वो ये चाह रहा था कि ये 3 चीजों, हर किसी इंसान के पास ये 3 चीजें होनी चाहिए, तो इस चीज को भी वो डिस्कस करता है। उसके बाद राइट्स ऑफ लेबर भी डिस्कस करता है, राइट्स ऑफ लेबर। अच्छा, लंदन के अंदर बहुत सारी औरतों को प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया, मतलब औरतों को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया गया, तो वो उसके ऊपर भी डिस्कस करता है। प्रोस्टिट्यूशन के लिए हार्लट को बताता है कि किस तरह से प्रोस्टिट्यूशन को आपने लाइसेंस दिए हुए हैं, तो प्रोस्टिट्यूट क्या कर रही है, वो अपना जिस्म बेच रही है, और वो उसकी चीखें, उसकी आहो बका, जब लोग उसके जिस्म को नोच रहे हैं, तो उस हार्लट की जो वॉइस है वो कहता है लंदन के लिए उसका कफन है। ये सारी चीजें वो बताता है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताने लगा हूं, देखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक है माइक्रोकॉस्म और एक है मैक्रोकॉस्म, मैक्रोकॉस्म, ठीक है, COSOM, कॉस्म, कॉस्मोस होती ना पूरी ये कायनात। मैक्रोकॉस्म और माइक्रो का मतलब होता है छोटी से छोटी चीज। अब ये पूरी ये सैंड है, यहां से अगर मैं सैंड, एक जरा सैंड का लेता हूं, तो क्या ये इसका हिस्सा है या नहीं है। अगर मैं इसे अपने कहता है कि पाम में ले सकता हूं, तो पूरी सैंड जो है, पूरा सहरा जो है वो मेरी मुट्ठी में आ जाता है, क्योंकि ये भी तो उसका हिस्सा है। इसी तरह कहता है दुनिया के अंदर, चूंकि हम लोग भी क्या हैं, दुनिया का हिस्सा हैं, तो अब यहां से हम एक एक जर्रा भी लेते हैं, तो वो इस पूरी इसका इसका हिस्सा है। अगर हम एक पूरी कायनात है, ठीक है, और हमारी जमीन भी तो इसका हिस्सा ही है ना। इसी तरह कहता है कि हम इटर्निटी, अगर एक चीज को अपनी मुट्ठी में लेते हैं, इसका मतलब यह है कि हम पूरी चीज को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। पूरी सैंड को, एक जर्रे के लिए पूरी सैंड को, पूरे सहरा को, एक चीज के जरिए, एक माइक्रोकॉस्म के जरिए मैक्रोकॉस्म को ले सकते हैं। इसी तरह जॉन डन ने एक पोएम लिखी है, फॉर हुम द बेल टॉल, ठीक है, उसके लिए उसी से एक राइटर है हेमिंगवे, उसने एक नावल भी लिखा है फॉर होम द बेल टॉल, और उसने कहां से लिया था ये टाइटल, जॉन डन के। जॉन डन ने कहा कि जब एक इंसान की डेथ होती है और चर्च के अंदर बेल बजती है, जैसे हमारे लोग ऐलान करते हैं ना किसी की डेथ होती है, तो वो कहता है जब चर्च के अंदर एक बेल बजाई जाती है, तो ये ना समझो कि आप वो ही मरा है। जब इंसान एक मरता है इस धरती पे या दुनिया में, तो हम भी साथ थोड़े से मर जाते हैं, क्योंकि हम उनका हिस्सा ही है ना। मैंने कल आपको बात बताई थी, बात उधर ही जा रही है। मैंने कहा था हर इंसान के अंदर 70% वाटर होता है। कितना? उसका 70%। जो जिस्म है वो 70% वाटर से बना, मेरा और आपका। अगर मैं ये चाहता हूं यार मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, मेरे अंदर भी 70% पानी है, उसके अंदर भी है, तो भाई मैं अपने आप को क्यों ना देख लूं, अपनी ब्यूटी को क्यों ना, मैं अपने अंदर ही इसको क्यों ना महसूस कर लूं। लेकिन ये बात बड़ी गहरी है, लोग समझते नहीं है। अगर हम ये इसको समझने लग जाए, तो हम एक दूसरे की इज्जत करें, हम एक दूसरे को अपना जैसा ही समझें और लिविंग बीइंग ही समझें। अब मैंने आपको ये समझाना था कि अगर हम एक चीज को अपनी मुट्ठी में करते हैं, तो इसका मतलब है वो सारी चीज हमारे पास आ जाती है। होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम इसको पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन टेक्स्ट देखिएगा। कहता है टू सी वर्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। मुश्किल है, हर बंदे को ये चीजें समझ नहीं आती और ना वो समझता है इन चीजों को। इसको समझने के लिए थोड़ी सी फिलोसॉफिकल अप्रोच चाहिए। देखिएगा, कहता है टू सी अ वर्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड
कहता है कि एक सैंड के दाने के अंदर अगर दुनिया को देखना चाहते हो तो क्या करो, एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और पूरी पूरी हेवन को किसके अंदर देखना चाहते हो, एक वाइल्ड फ्लावर में, यानी ये फ्लावर है ना, तो इसके अंदर आप चाहते हो कि मुझे पूरा गार्डन नजर आ जाए। क्यों आता है नजर या नहीं? आप जरा फ्लावर को इमेजिन करो तो आपको पूरा गार्डन नजर आएगा। अगर आप एक ग्रैन को इमेजिन करो तो साथ आपको पूरा सहरा नजर आएगा रेत का। तो इसी तरह एक चीज को कहता है कि इमेजिन किया जा सकता है, एंड द हेवन इन द वाइल्ड फ्लावर्स होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड। और तो फिर आपको महसूस होगा कि मैंने इन्फिनिटी को, इनफाइनाइट का मतलब होता है जो कभी एंड ना हो, उसको अपने हैंड में कर लिया है, पाम में कर लिया है। एंड इटर्निटी इन एन आवर, और इटर्निटी को एक आवर के अंदर मैंने पूरी इटर्निटी को समा लिया है। कहते हैं ना कभी कभी ये होता है कि सदियों का सफर एक लम्हे में बंदा तय कर लेता है, बात वही कर रहा है। अब हम इसके अंदर राइमिंग स्कीम जरा चेक करते हैं। इस क्वार्टरन के अंदर सैंड को हम ए कहेंगे, फ्लावर को हम बी कहेंगे, और उसके बाद हैंड, इसको हम फिर क्या कहेंगे, ए और ए, बी, और इसको फिर ए कहेंगे, और आवर और फ्लावर दोनों राइम है, इसको हम बी कहेंगे। मुझे बताएं कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि पहला स्टैंजा उसने किस में लिखा है, ए बी में, दूसरा सारा ए बी, दूसरा किस में चलेंगे सारे, आगे हम जितने भी पढ़ेंगे ए और वो ऐसे बी। चलेंगे, यस। वो ए और बी में चलेंगे। चलें हम आगे देखते हैं अब। अ रोबन रेड ब्रीस्ट इन अ केज, आप देखें उसका थीम वही होगा कि लोगों को आजादी होनी चाहिए, ये इस पे फोकस करेगा ज्यादा थीम इसका, लिबर्टी, ठीक है, और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। ये मसावात, ब्रदरहुड, लिबर्टी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी प्रिंसिपल थे, वो इसका सपोर्टर था, मैंने आपको बताया था। अच्छा यहां पे कहता है रेड रॉबन रेड ब्रीस्ट इन अ केज, अगर आप सुर्ख सीने वाली चिड़िया को कैद करते हो, पुट ऑल द हेवन इन अ रेज, तो सारा जो आसमान है उससे क्या आता है, गुस्से में आ जाता है। मतलब इससे गॉड को बहुत गुस्सा आता है जब आप किसी परिंदे को, खूबसूरत परिंदे को कैद कर लेते हो। यही बात वो आ गई, इक्वालिटी बात आ गई लिबर्टी की इसके अंदर। आपने ये अपने सामने रखनी है बात, लिबर्टी की बात करता है कि हर इंसान आजाद पैदा हुआ है, उसे आजाद रहने दो। फ्रेटर्निटी, आप देखेंगे, आप तो अभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आप लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, जब आपकी लिबर्टी पे कोई क्वेश्चन करेगा ना, आपको गुस्सा आ जाएगा। देख लें, आपकी फ्रीडम पे कोई क्वेश्चन करेगा ना, आपको रोकेगा, नोक टोक करेगा बार बार, कितना भी प्यारा रिश्ता हो, बंदे को नफरत हो जाती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, ये चीज जहां पे नहीं होती वहां पे कभी लोग खुश नहीं होते। पुट ऑल द हेवन इन अ रीच, तो सारे आसमां इससे गुस्से में आ जाता है, मतलब गॉड इसको बहुत बुरा समझता है। अ डव हाउस फिल्ड विद द डव एंड द पिजन, एक कहता है डरबा, किसका, फाख्ताओं का, और पिजन्स का, पिजन होते हैं कबूतरों का डरबा। शडर्स हेल थ्रू ऑल इट्स रीजन, तो ये पूरे हेल को भी, हेल भी यानी दोजख भी इससे कांप जाता है। जब आप कबूतरों को बंद रखते हो, उनकी आजादी, उनसे लिबर्टी छीन लेते हो, इक्वालिटी छीन लेते हो, फ्रेटर्निटी छीन लेते हो, तो उससे भी पूरा हेल जो है कपकपा जाता है। शडर का मतलब होता है कांप जाना। हेल, दोजख, थ्रू ऑल इट्स रीजन, यानी दोजख के सारे जो रीजन हैं वो कांप जाते, कपकपा जाते हैं जब आप किसी कबूतरों को या फाख्ताओं को एक डब्बे में बंद कर लेते हो, कैद कर लेते हो। कहता डॉग स्टार्व्ड एट हिज मास्टर्स गेट, कोई कुत्ता जो अपने मालक के गेट पर भूखा हो, प्रिडिक्ट्स द रूइंस ऑफ द स्टेट, ये तबाही लाता है एक स्टेट की। इसकी चले मेरे साथ फाइंड करें। हाँ जी, ये क्या है, कहां से शुरू किया था हमने, रोबन रेड ए यस सर, और फिर बी बी भी।
बी। ठीक है, ऐसे आप समझते जाइएगा राइमिंग स्कीम। A dog starve at his master's gate predicts the ruins of the state और पूरी स्टेट के लिए ये एक रून तबाही लाता है। A horse misused upon the road, अगर आप हॉर्स के ऊपर जुल्म करते हो रोड के ऊपर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन लाद रहे हो या उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, उसे मार रहे हो रोड के ऊपर, तो क्या होगा? कॉल टू द हेवन फॉर द ह्यूमन ब्लड। सो ये ब्लडी रेवोल्यूशन लेके आता है, लोग फिर एक दूसरे को से लड़ते हैं। ईच आउट क्राई ऑफ द हंटेड हेयर्स, ये किसी खरगोश किसी रैबिट की कहता है कि जब आप उसका शिकार करते हो उसकी जो आउट क्राई उसकी आवाजें हैं। आ फाइबर फ्रॉम द ब्रेन डस्ट ईयर, तो हमारे दिमाग से एक ब्रेन से एक फाइबर, एक जो पार्ट है, फाइबर का मतलब होता है रेशा, वो फट जाता है। अ स्काईलार्क, एक परिंदा होता है बड़ा प्यारा। अ स्काईलार्क वाउंडेड इन द विंग्स, अगर स्काईलार्क को आप वाउंड करते हो, जख्मी करते हो उसके परों से। द चेरुबियम का मतलब लिखें फरिश्ते। चेरुबियम्स डज सीज टू सिंग, तो फरिश्ते गाना बंद कर देते हैं। इसको भी देख लें, हेयर, टीयर्स ए, विंग और सिंग ये बी। ठीक हो गया, समझ आ रही है साथ साथ? जी सर, जी सर। द गेम कॉक क्लिप्ड एंड आर्म्ड फॉर द फाइट, आपने देखा होगा कि गेम कुछ लोग छोटे छोटे वो मतलब वो कॉक्स को लेते हैं, कॉक मीन ये होते हैं मुर्गों को लेते हैं और उनको त्राचते हैं उनकी चोंच को, और फिर उनको आर्म कर देते हैं और उन लड़ाते हैं एक दूसरे के साथ, और मुर्गे आपस में लड़ते हैं और उस लड़ने की वजह से बाज़ औक़ात वो एक दूसरे की आंखें भी निकाल देते हैं। द गेम कॉक कहता है जब आप मुर्गों की गेम खेलते हैं और क्लिप्ड एंड आर्म्ड फॉर फाइट, और उनको लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। डज द राइजिंग सन अफ्राइड, तो इससे सूरज भी सदमे में पड़ जाता है। एवरी वल्फ, अब ये बता रहा है कि ऑग्रीज बता रहा है कि ऐसे होता है, ये साइंस हैं। जिस मुल्क कंट्री जिस जगह ऐसे जुल्म हो रहे होंगे वहां पे ऐसा हो सकता है, प्रेडिक्शन बता रहा है। ऑग्रीज का मतलब होता है प्रेडिक्शन। ऑग्रीज का मतलब क्या है? प्रेडिक्शन। ऑग्रीज, AUGURIES, ऑग्रीज प्रेडिक्शन, आपको प्रेडिक्शन बता रहा है कि ऐसे होगा, क्योंकि एक विजनरी पोएट है तो वो अपने विजन्स बता रहा है। आगे कहता है डज द राइजिंग सन अफ्राइट, उसके बाद एवरी वॉल्फ एंड द लाइन्स हाउल्स, और ये हॉल्स का मतलब होता है दरिंदों का, वॉल्फ्स और लाइन्स का कहता है चीखना। रेजेस फ्रॉम हेल द ह्यूमन सोल्स, तो ये हेल से ह्यूमन सोल को भी कहता है उठा देते हैं। मतलब ये इतना खौफनाक है कि जब ये चीख रहे होते हैं तो इससे, जब जानवर भी चीख रहे हैं, अगर जानवर भी हॉल कर रहे हैं, चीख रहे हैं और दरिंदे, तो ये ह्यूमन सोल को हेल से उठा देते हैं। द वाइल्ड डियर वंडरिंग हियर एंड देयर, अगर एक वाइल्ड जंगली डियर इधर भूखा फिरता रहे, कीप द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर्स, तो इंसान की सोल जो है वो भी केयरलेस हो जाती है, उसकी भी कोई केयर नहीं फिर करता। द लैम मिसयूज्ड ब्रीड पब्लिक स्ट्राइफ, अगर आप लैम को कहता है मिसयूज करते हो, उसे बुरी तरीके से ठैम करते हो, उसको अगर लैम को मिसयूज किया जाता है, ब्रीड्स पब्लिक स्ट्राइफ, पब्लिक स्ट्राइफ का मतलब होता है दुनिया शोर करती है। अगर कहता है कि लैम थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, मिसयूज करे चीजों को, अब इसमें आपने थोड़ा सा ना सिंबॉलिक बात की है कि मिस लैम का मतलब लिखें जेंट, कोई शरीफ बंदा, कोई गरीब बंदा। द लैम मिसयूज ब्रीड पब्लिक स्ट्राइफ, अगर कहता है लैम जो है वो मिसयूज्ड होता है तो सारे लोग शोर करते हैं कि यार ये ऐसा अच्छा नहीं किया इसने। एंड येट फॉरगिव्स द बुच्चर नाइफ, लेकिन बुच्चर को दुनिया जो है वो माफ कर देती है। बुच्चर के नाइफ के नीचे जब एक लैम होता है तो हम उसे कुछ भी नहीं कहते। अगर लैम थोड़ा सा भी नुकसान करे तो हम उसे क्या कहते हैं? शोर कर रहा है। मतलब आप उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आगे से सींग मारते जानवर, तो हम कहते हैं यार जानवर बड़ा, पूरे मोहल्ले को इसने परेशान किया जानवर। लेकिन वही बुच्चर उसका गला काट रहा होता है, फिर कोई बोलता है? तो ये बात कर रहा है, बुच्चर होता है कसाई। कहता है एंड येट फॉरगिव द बुच्चर्स नाइफ, लेकिन बुच्चर जो भी करता रहे हम उसे माफ कर देते हैं। लैम को हम बुरा भला कहते हैं। द बैट दैट फ्लिट्स एट द क्लोज ऑफ ईव, कहता है कि बैट्स जो उड़ती हैं, एकदम उड़ती हैं और गायब हो जाती हैं एकदम।
हैज लेफ्ट द ब्रेन दैट वोंट बिलीव, और हमारे ब्रेन में एक ऐसा इमेज छोड़ जाती है कि हम उस पर बिलीव ही नहीं करते। मतलब बैट की वो बात कर रहा है। बैट का मतलब होता है चमगादड़। उसके बाद वो कहता है द आउल्स दैट कॉल्स अपॉन द नाइट। आउल्स क्या होते हैं? आउल्स को शाम को नजर आता है, यानी आउल एक ऐसा जानवर है जिसको रात को नजर आता है। स्पीक द अनबिलीवर्स फ्राइट, कहता है कि अनबिलीवर की मिसाल एक उल्लू जैसी है। उल्लू को कहाँ नजर आता है? उल्लू को आप कहें ना रोशनी, वो रोशनी में नहीं देख सकता। उल्लू किस में देखता है? उल्लू को रात को नजर आता है। कहता है इंसान जो है, ये भी कुछ लोग जो अनबिलीवर होते हैं वो आउल जैसे होते हैं। अब देखिएगा, मैं कुछ आपको बताता हूँ यहाँ। द आउल्स दैट कॉल अपॉन द नाइट, आउल्स जो कहता है कि रात को, कॉल अपॉन द नाइट जो रात को यानी देखते हैं या बोलते हैं। स्पीक द अनबिलीवर्स फ्राइट, वो कहता है कि अनबिलीवर की तरह है। मतलब अनबिलीवर जो है वो आउल की तरह है, क्योंकि वो रोशनी में तो देख नहीं सकते, वो रात को उन्हें रात ही नजर आती है। ही हु शैल, अब विलियम ब्लेक के टाइम पे लोग ना गॉड को कुछ डिनाई कर रहे थे, स्केप्टिसिज्म की बातें कर रहे थे। किसकी बातें कर रहे थे? गॉड, गॉड के ऊपर शक कर रहे थे। साइंटिफिक दौर था, प्रोग्रेस का दौर था, लोग तरक्की कर रहे थे नए नए। तो जब आप देखें कोई जो लोग प्रोग्रेस करते हैं तो वो गॉड को भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जी गॉड ने तो कुछ भी नहीं बनाया। कहता है स्पीक द अनबिलीवर्स फ्राइट एंड ही हु शैल हर्ट द लिटिल रन्स, रन का मतलब होता है चिड़िया, वो जो छोटी चिड़िया को हर्ट करता है, शैल नेवर बी बिलव्ड बाय मेन, उसे कभी भी लोग मोहब्बत नहीं करेंगे। ही हु द ऑक्स टू रैथ हैज मूव्ड, वो जो किसी बैल को गुस्सा दिलाता है या उसे मारता पीटता है, शैल नेवर बी लव्ड वोमेन, बी बाय वोमेन लव्ड, उसे औरत कभी मोहब्बत नहीं करेगी। मतलब ये प्रेडिक्शन बता रहा है कि वो इंसान जो बैल को मारेगा, छोटी चिड़िया को मारेगा, हर्ट करेगा, उससे लोग प्यार नहीं करेंगे। जो ऑक्स को मारेगा, उसको बुरा हर्ट करेगा, तो उससे कोई औरत प्यार नहीं करेगी। द वॉन्टन बॉयज दैट किल्स द फ्लाई, और एक आवारा बच्चा लड़का अगर एक फ्लाई को मारता है, मक्खी को, शैल फील द स्पाइडर एनिमिटी, तो स्पाइडर उससे एनिमिटी करेगा। क्यों भाई करेगा? मैंने अभी आपको बताया था कि एक बड़ी चीज जो होती है वो छोटी को खाती है। अब ये जो छोटी चीज है वो इसकी खुराक है, आप अगर इसे मार रहोगे तो उसकी खुराक को मार रहे हो, तो ये आपको बददुआएं देगा, भाई मेरी खुराक जो है तुमने खत्म कर दी। बात समझ आ रही है? उसने बड़ी डीप बात की है। एक एक बड़ी चीज छोटी चीज को खाती है, अगर आप उसको मारना शुरू कर देंगे तो आप उसकी खुराक मार रहे हो, तो वो कहता है कि आप उसकी एनिमिटी, वो आपको बददुआएं देगा। शैल फील द स्पाइडर एनिमिटी, अगर आप एक मक्खी को मारोगे, अगर बच्चा 12 बच्चे मक्खियों को मारेंगे तो वो स्पाइडर की एनिमिटी को फील करेंगे। ही हु टॉर्मेंट द चैफर स्प्राइट, चैफर ये परिंदा है, ये मैंने इधर पिक्चर लगा, ये एक इंसेक्ट है, ये वाला, इसको देख लें। ये वाला आपने देखा होगा, घरों में अक्सर होते हैं, जब बारिश होती है ना कभी कभी निकलते हैं, ये चैफर्स होते हैं। कहता है कि शेल फील, ये मैंने साथ उसकी पिक्चर लगाई है, ये चैफर। कहता है ही हु टॉर्मेंट द चैफर स्प्राइट, जो चैफर को कहता है कि तकलीफ पहुंचाएगा। वीव द बावर्स एंडलेस नाइट, वो क्या कहेगा? वो वीव्स अ बावर, ये वीव्स, ये बावर, ये परिंदा है, ये वाला, ये इनको खाता है। बावर, बावर को क्या है? ये परिंदा। तो वो कहता है कि वीव्स अ बावर्स इन एंडलेस नाइट, वो एंडलेस नाइट में रहेगा। किसकी तरह? इस परिंदे की तरह। वो कहता है वो एंडलेस नाइट में रहेगा। ये देखें ब्लैक है ना ये भी, तो इस तरह की पोजीशन में रहेगा। द कैटरपिलर्स ऑन द लीफ, कहता है कि कैटरपिलर देखा है आपने कभी? कैटरपिलर, द कैटरपिलर्स ऑन द लीफ, कहता है जो कैटरपिलर जो लीफ के ऊपर, पत्तों के ऊपर होता है, कैटरपिलर ऑफ द लीफ ऑन द लीफ रिपीट टू दी दाई मदर्स ग्रीफ। अगर आप, कहता है कैटरपिलर जो के लीफ पे है, अगर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, रिपीट दी दाई मदर्स ग्रीफ, वो तो तुम्हारी मदर की तकलीफों में इजाफा हो जाएगा। तो मदर की तकलीफों में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली तुम्हें डबल, कहता तकलीफ मिलेगी।
किल नॉट द मोथ, ना तो कहता है किसी पतंगे को मारो, नॉट नॉट बटरफ्लाई, और ना ही कहता है किसी तितली को मारो। फॉर द लास्ट जजमेंट ड्रैथ नाई, ड्रैथ नाइट का मतलब होता है कि नियर आ रही है, क्योंकि जजमेंट का दिन जो है वो बहुत करीब है। ही हु शैल ट्रेन द हॉर्स टू वॉर, वो जो घोड़े को तैयार करेगा लोगों को मारने के लिए, शैल नेवर पास द पोलर बार, वो कभी पुल्सराज या पोलर बार को कभी पास नहीं कर पाएगा, यानी क्रॉस नहीं करेगा। वो हमेशा यानी भूल भुलैयों में रहेगा, वो हमेशा खोया रहेगा, हमेशा कहता है कंफ्यूज रहेगा, जो घोड़ा पालेगा लोगों को मारने के लिए। द बैगर्स डॉग्स एंड द विडोज कैट, कहता है एक डॉग, बैगर का डॉग, और विडो की एक विडो जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उस औरत की कहता है कैट। फीड देम एंड दाउ शैल विल ग्रो फैट, उनको, दो का मतलब होता है तुम, फीड का मतलब उनको खाना खिलाओ, दो का मतलब क्या है तुम, विल्ट ग्रो फैट तुम खुशहाल हो जाओ, फैट का मतलब लिख लें खुशहाल। खुशहाल कब होगे, अगर आप बेवा की कैट और किसी गरीब के डॉग को, बैगर के डॉग को खाना खिलाओगे तो तुम खुशहाल हो जाओगे। द नेट, ये नेट जो है, ये इसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई, ये वाला है। कहता है द नेट दैट सिंग हिज समर सॉन्ग, नेट जो रात को, आप रात को गाने, ये सॉन्ग गाते हैं नेट। कहता है नेट दैट सिंग हिज समर सॉन्ग्स, जो समर के सॉन्ग गाता है, पॉइजन्स गेट फ्रॉम द स्लैंडर स्टॉन्ग, तो ये कहता है ऐसे ही है कि जैसे पॉइजन, एक स्लैंडर होता है चुगलियां करने वाला, ऐसे है जैसे चुगलियां करने वाले के, कहता है स्लैंडर टंग, टंग का मतलब होता है जुबान, कहता है एक जहर है एक चुगलियां करने वाले का वो। आगे कहता है द पॉइजन्स ऑफ द स्नेक्स एंड द न्यूट, और न्यूट आपने देखा है, न्यूट इस तरह का होता है, ये वाला चिपकली जैसा। कहता है पॉइजन ऑफ द स्नेक एंड द न्यूट, कहता है न्यूट और स्नेक का जो पॉइजन है, जो जहर है, इज द स्वीट ऑफ द इनविज फूड, वो कहता है कि इनविज की इज द स्वेट ऑफ द इनविज फूड। इनविक, ये स्वेट का मतलब होता है पसीना, वो कहता है कि हासद का पसीना है, मतलब एक हासद बंदा जो है उससे जो पसीना निकलता है वो जहर है एक न्यूट और स्नेक का, वो ये कह रहा है हासद बंदा बहुत खतरनाक है। द पॉइजन ऑफ द हनी बी, कहता है जो हनी बी का पॉइजन होता है, आप देखिए हनी बी के अंदर भी पॉइजन होता है, आपको मुंह से तो वो बता रही है कि वो बना रही है बड़ा अच्छा शहर, लेकिन उसके शहद के साथ साथ उसके अंदर जहर भी होता है जब वो काट लेती है तो। कहता है द पॉइजन ऑफ द हनी बीज इज द आर्टिस्ट जेलसी, वो ऐसे ही है जैसे किसी राइटर की जेलसी है। अब देखिए मैं राइटर हूं, आप भी राइटर हैं, हम एक दूसरे से जेलस हूं। राइटर मुंह पे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, बाद में एक दूसरे के बारे में कहते हैं मैं इससे अच्छा राइटर हूं भाई। तो उस वक्त भी एक दूसरे के ऊपर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कहता है जो मक्खियों का शहद है ना, मक्खियों की जो मिसाल है ना, शहद की मक्खियों की मिसाल आर्टिस्ट जेलसी जैसी है, कि वो मुंह से तो ऐसे लगता है कि जैसे हनी निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ जहर उठाया होता है, बाद में वो बातें करते हैं जेलसी। द प्रिंस, कहता है द प्रिंस रॉब्स एंड द बैगर्स रेज, प्रिंस रॉब प्रिंस के कपड़े, एंड बैगर्स रेज, और रेज का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, और बैगर के फटे पुराने कपड़े, आर टोड स्टूल्स ऑन द माइजर्स बैग, ऐसे ही है किसी कंजूस के बैग के ऊपर खुंबियां। कैसे, मैंने आपको बताया था कि अगर आप अच्छा खा रहे हैं, आपका पड़ोसी जो है वो मर रहा है, तो आप ऐसे ही है कि जैसे आप जहर जो है अपने साथ ले रहे हैं, खुंबियों वाला। द ट्रूथ दैट इज टोल्ड, आप देखिए बहुत सारे लोग सारा दिन झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर किसी का फायदा हो रहा होगा तो वहां पे झूठ नहीं बोलते, वहां पे सच बोल देते ताकि अगले का नुकसान हो। अब यहाँ पे वो कहता है कि ट्रूथ दैट इज टोल्ड विद द बैड इंटेंट, अगर आप सच भी बुरी नीयत के साथ बोलते हो, बीट ऑल द लाई यू कैन इन्वेंट, तो जितने भी झूठ आपने बोले हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। मिसाल के तौर पर किसी की जान बच सकती है, आप आपको वहां झूठ बोलकर भी बचानी चाहिए। बीट्स ऑल द लाइज यू कैन इन्वेंट, तो वो सारे लाइज को बीट कर देता है, पीछे छोड़ देता है जो आपने बोले हो। इट इज अ राइट, इट शुड बी सो, ये कहता है ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। मैन वॉज मेड फॉर जॉयज एंड वूज, इंसान जो है खुशी गमी के लिए बना है। एंड वेन दिस वी राइटली नो, और जब हम इसको जान लेते हैं, थ्रू द वर्ल्ड वी सेफली गो, तो हम इस दुनिया से बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं। अब देखें, एक बंदे को पता चल गया भाई इंसान तो गमी खुशी का मिलाप है, और इंसान के साथ खुशी गमी दोनों चलती हैं,
और जब इंसान ये समझ जाता है तो वो फिर टेंशन को टेंशन नहीं समझता, भाई ये तो आना जाना है। तो वो कहता है फिर हम जिंदगी से बड़ी आसानी से चलते हैं। आगे वो कहता है जॉय एंड द वूज आर वोमन फाइंस, हमारी खुशी और गम जो है एक दूसरे के साथ बुने हुए हैं। वो वुमन्स एक दूसरे का निट किया हुआ है, उनको एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अ क्लॉथिंग फॉर द सोल डिवाइन, और इंसान की डिवाइन सोल का क्लॉथ है, खुशी गमी इंसान का क्लॉथ है। वो कहता है अंडर एवरी ग्रीव्स एंड द पाइन्स, कहता है हर गम के और हर दुख और गम के साथ रन्स अ जॉय विद द सिल्कन ट्वाइन्स, उसमें कहता है कि ऐसे जैसे रेशमी कपड़े के साथ, क्या जैसे कहता है कि जैसे सिल्कन ट्वाइन्स होता है ना, ऐसे ही है जैसे एक रेशम की डोर होती है, इसी तरह कहता है कि रन खुशी गम के साथ साथ चलती है। द बेब्स इज मोर देन द स्वेडलिंग बैंड्स, अब यहाँ पे वो कहता है कि हम बच्चे को यही करते हैं, बस वो कपड़ों का पैक ही है। लेकिन बच्चा सिर्फ कपड़ों का पैक नहीं होता, उसके अंदर उसकी हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो नई इंटेलेक्ट, नया माइंड, नई रोशनी, नया इल्म, नई सोच, नया आइडिया लेके पैदा होता है। यहाँ पे वो ये कह रहा है द बेब्स, बेब्स का मतलब क्या होता है, बच्चे। अब यहाँ क्या कहता है, द बेब्स इज मोर देन द स्वेडलिंग बैंड्स, कहता है कि बच्चे जो हैं वो कपड़ों का पैक ही नहीं होते। थ्रू आउट ऑल दीज ह्यूमन लैंड्स, पूरी दुनिया में, कहता है इंसानों पूरी दुनिया के अंदर टूल्स वर मेड एंड बोर्न वर हैंड, गॉड ने तो लोगों के हाथ बनाए थे और लोगों ने उससे अच्छे बुरे टूल बना लिए। अब देखें हाथ हमारे किसने बनाए, गॉड ने, और हमने हाथों से जो चीजें बनाई हैं उससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव चीजें बनाई। यहाँ पे वो वार की बात कर रहा है, लोग लड़ भी रहे थे उस वक्त। गॉड ने आपका हाथ बनाए और आपने उससे क्या बना लिया, टूल्स। और वो टूल्स क्या है, आपने गन्स बना ली, आपने कैनन्स बना ली, तोपें बना ली, आपने मिसाइल्स बना ली, मिसल बनाए, आपने फाइटर जेट बना लिए लोगों को मारने के। तो यहाँ पे वो कहता है टूल वर मेड एंड बोर्न वर हैंड्स, हाथ को तो गॉड ने बनाया था लेकिन उन हाथों से लोगों ने टूल बना लिए। एवरी फार्मर अंडरस्टैंड, हर इंसान हर किसान जानता है। एवरी टीयर्स, किसान क्यों जानता है, क्योंकि किसानों ने ही फिर उन टूल्स को यूज किया खेती के लिए। एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज, हर अश्क जो आंखों से बहता है, बिकम्स अ बेब्स इन एटर्निटी, वो एक एटर्निटी का मतलब होता है लामहदूद, वो एक बच्चे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। दिस इज कॉट बाय द फीमेल ब्राइड, और जब यही आंसू एक औरत पकड़ लेती है यानी वो उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। अब ये बहुत गहरी बात उसने की है कि जब एक फीमेल मेल के साथ अपना मिलाप करती है तो फिर वो क्या करती है, बच्चों को पैदा कर देती है, वो भी एक आंसू ही होता है। तो वो क्या कहता है, एंड रिटर्न टू इट्स ओन डिलाइट, तो वो एक खुशी की शक्ल में वापस लुटा देती है। अगर फीमेल के पास ये आंसू आ जाए तो वो एक खुशी के साथ लुटा देती है। अब यहां पे कहता है द ब्लीट, द ब्लीट, द बाक्स एंड द बेलोज एंड द रोर्स। अब ये ब्लीट का मतलब होता है मेमने का, मेमने की आवाज को कहते हैं ब्लीट, बार कुत्ते की आवाज, ये सारा ओनोमेटोपिक साउंड्स हैं। बेलोज होता है ऑक्स की आवाज, बैल की, एंड रोर और शेर और चीते की आवाज। अब ये सारा ओनोमेटोपिक है, कहता है ये जो आवाजें हैं, ये जो चीखना है, किन चीजों का, इन चीजों का, मेमने का, कुत्ते का, बैल का और शेर का। और वीव्स दैट बीट्स ऑन द हेवन शोर्स, ये सारी आवाजें इतनी खतरनाक हैं कि ये कहां तक पहुंचती हैं, हेवन शोर्स, हेवन शोर्स तक, आसमान तक पहुंचती हैं। द बेब्स दैट, इनको आसमान भी सुनता है, यानी इन आवाजों को आसमान सुनता है, गॉड सुनता है। दूसरे लफ्जों में वो कहते हैं कि फरिश्तों को जैसे कहते हैं ना, डॉग्स देखते हैं, हम नहीं देख सकते, उनकी आवाजों को वो पहचानते हैं। द बेब्स दैट वीप्स द रोड बीनीथ, वो बच्चे जो रोते हैं रोड बीनीथ, वो बच्चे जो रोते हैं, राइट्स रिवेंज इन द रिल्म्स ऑफ द डेथ, तो इसकी वजह से क्या होता है, रिवेंज आता है, इंतकाम आता है और मौत आती है। द बैगर्स रैज फ्लटरिंग्स इन द एयर, और चीथड़े होते हैं फटे पुराने कपड़े, बैगर के जो फटे पुराने कपड़े फड़फड़ाते हैं हवा में। डस टू रेज द हेवन टीयर्स, इससे हेवन आसमान भी रोता है। द सोल्जर्स आर्म्ड विद द सॉर्ड्स एंड गन, और जब हम कहता है कि सोल्जर आर्म्ड होता है किसके साथ, गन और तलवार के साथ, पालसीट, वो बेफायदा है स्ट्राइक, उसकी स्ट्राइक कहता है बेफायदा है। द समर सन, जैसे कि हम समर को
कहता है कि स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह कहता है कि इसको भी इसकी भी इनकी जो ये आर्म्स हैं ये बेसूद हैं। द पुअर मैन्स फार्थिंग्स इज वर्थ मोर, अगर एक गरीब आदमी के पास एक सिक्का है, फार्थिंग का मतलब होता है सिक्का, इज वर्थ मोर देन ऑल द गोल्ड्स इन द अफ्रीक्स शोर्स, तो ये अफ्रीका के सारे शोर्स में जितनी भी दौलत है, गोल्ड है, सोना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन माइट कहता है कि वन माइट रंग फ्रॉम द लेबर्स हैंड, एक सिक्का जो खून पसीने से एक लेबर कमाता है उसके हाथ से आता है, शैल बाय द सेल एंड द माइजर लैंड, वो दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, माइजर की सारी लैंड के मतलब पूरी लैंड, माइजर के पास जितनी भी दौलत जमा है, और एक गरीब का सिक्का जो वो खून पसीने से कमाया है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ ऑल द प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑन हाई, अगर हम कहता है कि इसी पैसे की हिफाजत करें, डज दैट होल नेशन शेल सेल एंड बाय, तो तमाम जो नेशन है, तमाम सारी जो अवाम है वो खरीद और बेच सकती है। द ही हु मॉक्स द इन्फेंट्स फेथ, जो गरीब छोटे बच्चे के ईमान का ये मजाक उड़ाएगा, शेल बी मॉक इन द एज एंड डेथ, वो भी मौत पे गॉड उसका मजाक उड़ाएगा। ही हु शैल टीच द चाइल्ड्स टू डाउट, वो जो लोगों को स्केप्टिसिज्म सिखाएगा, डाउट, बहुत लोग होते हैं ना डाउट सिखाते हैं, गॉड है ही नहीं, गॉड का वजूद ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है, द रॉटिंग ग्रेव्स शैल नेवर गेट आउट, वो अपनी कब्र में सड़ेगा और कभी बाहर नहीं आएगा। ही हु रिस्पेक्ट इन्फेंट्स फेथ, वो जो बच्चे के शीर ख्वार बच्चे के ईमान की हिफाजत करेगा। ट्रियम्फ 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 का मतलब होता है किसी के ऊपर कामयाबी हासिल कर लेना, किसी फतह कर लेना, वो फतह पाएगा हेल और डेथ में, यानी वो हेल और डेथ से बड़ी अच्छी तरह क्रॉस कर जाएगा। यहां तक समझ आई है सारी चीजों की? यस सर। इसको मैं सारे लेक्चर को अपलोड कर दूंगा आपके लिए, आप बार बार सुन लेना इसको, ओके सर। क्योंकि ऐसे लेक्चर मिलते नहीं है, कोई भी इसको ट्रांसलेट नहीं करता, लंबी पोएम है। द चाइल्ड्स टॉयज एंड द ओल्ड मैन्स रीजन, कहता है कि चाइल्ड्स के जो टॉयज हैं, द ओल्ड मैन रीजन, बच्चे का कहता है बच्चों के खिलौने, और ओल्ड मैन रीजन, और बूढ़े आदमी की अकलें, बूढ़ों की अकलें क्या है, आर द फ्रूट्स ऑफ द टू सीजन, ये दो फ्रूट हैं दो सीजन के। अब देखें, जवानी, यूथ, यंग और ओल्ड, ये क्या है, इंसान की ही दो शक्लें हैं ना, कि वो यंग होता है फिर बूढ़ा हो जाता है, डे और नाइट, गुड और बैड, और ये सारी कहता है गरीब रिच, ये सारी कहता है इंसान की दो शक्लें हैं। आर द फ्रूट ऑफ द टू सीजन की दो सीजन है ना, या बहार है या खजा है, तो वो कहता है कि आर द फ्रूट ऑफ द टू सीजन, दो सीजन के ये फ्रूट्स हैं। पहले आपके पास क्या आता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। द क्वेश्चनर्स हु सिट सो स्लाई, वो क्वेश्चनर जो मुबहिम चीजों को मुबहिम रखता है, यानी अच्छी तरह से सवाल नहीं करता, शैल नेवर नो हाउ टू रिप्लाई, वो कभी भी रिप्लाई देना नहीं सीखेगा। आगे कहता है, ही हु रिप्लाइज टू द वर्ड ऑफ डाउट, वो जो डाउट से जवाब देता है या डाउट में जवाब देता है, और वर्ड्स ऑफ डाउट, डाउट में चीजों को जवाब देता है। डोंट पुट द लाइट ऑफ द नॉलेज आउट, वो कभी भी नॉलेज नहीं हासिल कर पाएगा। अब देखें, अगर आप डाउट में ही जवाब दे रहे हैं, ये वो जो भी कह रहे हैं, उससे किसी को समझ आएगी? कहता है डोंट पुट द लाइट ऑफ नॉलेज आउट, वो कभी भी नॉलेज की लाइट हासिल यानी नूर, इल्म का नूर हासिल नहीं कर सकेगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन एवर नोन, अगर सबसे बड़ा कोई पॉइजन जहर है, कैम फ्रॉम द सीजर्स लॉरल क्रोन, तो वो एक क्रोन से आता है, मतलब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग खतरनाक जहर जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट से आता है जो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट से आता है। नॉट कैन डिफॉर्म्स अ ह्यूमन रेस, कोई भी बंदा ह्यूमन रेस को डिफॉर्म, उसकी शक्ल नहीं बदल सकता, इंसानियत की शक्ल नहीं बदल सकता। कैसे? लाइक द आर्मर्स आयरन ब्रेस, जैसे कहता है कि जो आर्मर की जो आयरन की ब्रेस होती है, चेन होती है, व्हेन गोल्ड एंड द जेम्स अडोर्स द प्लू, जब कहता है कि गोल्ड और जेम ये होते हैं, ये हीरे जवाहरात, अगर कहता है प्लू को लगा दिए जाए, हल को लगा दिए जाए, टू पीसफुल आर्ट शेल इनविबो, तो ये बहुत बड़ा पीसफुल आर्ट होगा, वो बड़ा पीसफुल आर्ट होगा। हाँ जी,
यानी ये बड़ा एक हम्बल आर्ट होगा अगर ऐसा कर दिया जाए, कहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मेहनत करें किसके ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वी कैन गेट प्रोग्रेस, सारे लोग प्रोग्रेस करें। आर रिडल्स आर द क्रिकेट्स क्राई, कहता है रिडल एक, कहता है पहेली, और जो क्रिकेट की साउंड होती है ना जो रात को चीखते हैं ये इंसेक्ट। इज टू डाउट टू द फिट रिप्लाई, इज टू डाउट अ फिट रिप्लाई, जो बंदा डाउट से बात करता है उसको बड़ा अच्छा रिप्लाई ये है कि उसे रिडल, रिडल और ये क्रिकेट की साउंड जो है वो फिट रिप्लाई है डाउट का। यानी अगर आप किसी चीज में डाउट है तो आप समझ लें या तो रिडल में है या फिर ये आवाजें सुन रहे हैं। द एमट्स इंच एंड द ईगल माइल्स, एमट का मतलब होता है एंट, एंट क्या होती है, चूंटी, चूंटी का कहता है इंच का फासला और ईगल का मीलों का फासला कवर करना। मेक लैम फिलॉसफी टू स्माइल, तो ये एक कहता है कि लैम फिलॉसफी है, एक लैम जोक है फिलॉसफी का। यानी बाजुकात ये लोग क्या करते हैं कि इन चीजों को, बहुत सारी ऐसी चीजों को जोड़ते हैं, गॉड को और इमेजिनेशन को, रीजन को जोड़ने की कोशिश करते हैं ना। कहता है कि रीजन और इमेजिनेशन का कोई फासला नहीं है, उसका ऐसे ही है, दोनों में लिंक ऐसे ही है जैसे कोई आंट हो और एक ईगल हो। ही हु डाउट व्हाट ही सी, और वो बंदा जो चीजों को देख के डाउट करता है, विल नेवर बिलीव, वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। डू व्हाट यू प्लीज, आप जो भी उसे करने की कोशिश करें समझाने की। इफ द सन एंड द मून शुड डाउट, अगर सूरज और चांद डाउट करते, शक करते, दे वुड इमीडिएटली गो आउट, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते। टू बी इन पैशंस यू गुड मे डू, जो भी दुनिया में काम करो वो पैशन के साथ करो, बट नो गुड इफ अ पैशन यू इज इन यू, लेकिन सिर्फ अकेले पैशन से भी कुछ नहीं होता। द, ये नोट कर लें, ये होर है, होर का मतलब होता है तवाइफ। द हॉर्स एंड द गैम्बलर्स बाय द स्टेट, अगर गैम्बलर और हॉर को कहता है कि स्टेट जो है लाइसेंस दे दे, स्टेट लाइसेंस, अगर इन दोनों को लाइसेंस मिले कि हॉर जो है तवाइफ अपना जिस्म बेचे और गैम्बलर जो है जुआ खेले, तो फिर क्या होता है, बिल्ड दैट द नेशन फेट्स, तो आप फिर नेशन को तबाह ही समझें। द हार्लेट्स क्राई फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, एक अपना जिस्म फरोश, अपना जिस्म फरोशी करने वाली औरत एक गली से दूसरी गली तक जब फिरती है। शेल वीव्स ओल्ड इंग्लैंड्स विंडिंग शीट, तो आप ऐसे कह लें कि वो इंग्लैंड के लिए कहता है कि ऐसे ही है कि जैसे एक कफन है। द विनर्स शूट, मतलब ये स्टेट की एक डेथ है, जब हार्लेट गली से गली फिरती है डेफिनेटली वो लोगों को बर्बाद करते हैं ये लोग। द विन, आप देखें इंग्लैंड के अंदर आज भी देखें जिस्म फरोशी करने वाली औरतें आपको गली गली नजर आएंगी। द विनर्स, तो लिटरेचर हमेशा रिफ्लेक्शन होता है उस वक्त की एज की, तो वो एज उस एज का रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस वक्त का कल्चर बता रहा है आपको। द विनर्स शाउट द लूजर्स कर्स, कहता है विनर का चीखना और हार जाने वाले की आवाजें। डांस बिफोर द डेड इंग्लैंड हर्स, ये रक्स है, हर्स का मतलब लिखें लाश, इंग्लैंड की लाश के ऊपर कहता है डांस है। जब एक जीतने वाला चीखें लगाए और हारने वाला बेचारा रोए, तो कहता है इंग्लैंड के ऊपर ये एक उसकी लाश के ऊपर रक्स है। एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्न, हर दिन रात, सम टू मिजरी आर बोर्न, कुछ बच्चे तो मिजरी में पैदा होते हैं। एवरी मॉर्न एंड एवरी नाइट, और हर दिन रात। सम आर बोर्न टू द स्वीट डिलाइट, वो कुछ बड़ी खुशकिस्मती के साथ पैदा होते हैं, ब्लेसिंग के साथ पैदा होते हैं। ये लास्ट है। सम आर बोर्न, ये पीछे, हाँ जी, सम आर बोर्न टू द स्वीट डिलाइट, कुछ यानी अच्छी किस्मत के साथ पैदा होते हैं। सम आर बोर्न टू एंडलेस नाइट, कुछ हमेशा तरीखी के साथ पैदा होते हैं। ये गरीब बच्चों की बात कर रहा है, जो चिमनी स्वीपर हैं, जो सफाइयां करते हैं, जो बेचारे दिन रात काम करते हैं, जो होटलों पे काम करते हैं, उनकी बात कर रहा है। वी आर लेड टू बिलीव अ लाई, हम हमेशा झूठ पे यकीन करते हैं। व्हेन वी सी नॉट थ्रू द आईज, जब हम आंखों से नहीं देखते। विच आर बोर्न इन द नाइट टू पेरिश इन द नाइट, तो विच वॉज बोर्न इन द नाइट टू पेरिश इन द नाइट, जो रात को पैदा होते हैं वो रात को ही खत्म हो जाते हैं। व्हेन द सोल स्लेप्ट इन द बीम ऑफ लाइट, जब इंसान की रूह जो है वो रोशनी में भी सोई रहे। गॉड अपीयर्स एंड गॉड इज लाइट, फिर गॉड जाहिर होता है और गॉड ही रोशनी है। टू दीज पुअर सोल्स हु डवेल इन द नाइट, और वो जो पुअर सोल हमेशा क्या तारीख में रहती हैं, यानी कुछ नहीं देखती। बट डज अ ह्यूमन फॉर्म डिस्प्ले, तो फिर गॉड एक ह्यूमन की शक्ल लेकर आता है। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा है। टू दोज हु ड्वेल इन द रिल्म ऑफ द डे, जो
हमेशा उनके जो उनके सामने आता है, जो हमेशा दिन की रोशनी में भी देख सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जो देखते आंखें रखते हैं, उनके सामने गॉड ह्यूमन फॉर्म में जाहिर होता है। यहाँ पे वो क्रिटिसाइज कर रहा है जो गॉड को नहीं मानते, और उनको कहते हैं कि दिन को भी गॉड नजर आता है, रात तो रात है, दिन को भी नजर आता है जो आंखें रखते हैं, जो देखने वाले। ले जी, मैंने आज आपको ओग्रीज ऑफ इनोसेंस, बहुत लंबी पोएम है, उसके अंदर मेटाफर, सिमली, एनाफोरा, हर चीज डिस्कस कर दी, और साथ मैंने पूरी लाइन टू लाइन टेक्स्ट आपको बता दी है। अगर आप अपनी बुक से भी पढ़ें इसको 4/4 क्वार्टरन की फॉर्म में, स्टैंजा की फॉर्म में, तो आप इसको समझ सकती हैं। अब मैंने हर चीज को आपको ट्रांसलेट कर दिया है, कोई ऐसी एक लाइन भी नहीं छोड़ी कि जिसको मैंने ट्रांसलेट ना किया हो, लाइन टू लाइन टेक्स्ट। इसको मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा और आप इसको वॉच कर सकेंगे। ठीक है, ये पूरा लेक्चर ही मैं ओके अपलोड सर। कर दूंगा आपके लिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। आज काफी हमने चीजों को डिस्कस कर लिया है, बाकी चीजों को इंशाल्लाह सुबह कर लेंगे। ओके सर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।